बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। वो लोग जो कि वेट कर रहे थे, जिन्होंने मोटरवे पर सफ़र करना था, उनके लिए खबर ये है कि मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। क्योंकि धुंध की शिद्दत में अब इसका इजाफा होता चला जा रहा है, तो मोटरवे को रात को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। सुबह इंतज़ार करना पड़ता है। रात के टाइम फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, डिस्टेंस रखें, क्योंकि जब मोटरवे को खोल भी दिया जाता है ना, कुछ पैचेस में ऐसा होता है कि धुंध होती है, ज़्यादा होती है। और फिर क्योंकि एक लंबी कतार लगी होती है जिन लोगों ने मोटरवे पर सफ़र करना होता है, तो फिर एकदम से लूट भी ज़्यादा हो जाता है। तो मोहतात रहें जी और ध्यान से ड्राइविंग करें। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और दुर्र नायाब। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं आप? मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ गया है। जिमी अस्पताल में 3 मरीजों की तस्दीक हुई है। मुझे हमेशा ये लगता है कि हम ना अलर्ट करने में, लोगों को कुछ चीज़ें बताने में लेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जब केसेस ज़्यादा सामने आना शुरू होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सूरत हाल कंट्रोल्ड है, बट लोगों को इस बारे में पता नहीं है। तो मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में बताना, कुछ पब्लिक सर्विस मैसेज चलाना वक्त की अहम ज़रूरत बनता चला जा रहा है। शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे यहाँ कोई ना कोई वायरस आता ही रहता है, कोई ना कोई इस तरह की बीमारी आ जाती है जिसकी वजह से हर 2-3 महीने के बाद आपकी वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है और उसके बाद गवर्नमेंट जो है एक्टिव होती है और कुछ ना कुछ इकदाम उठाना शुरू कर दी। ये मंकी पॉक्स कोई आज की बात है नहीं, ये हर साल जो है कहा जाता है कि पेशेंट्स आ रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक अपने इंटरव्यू में कहा कि लोगों को कम अज़ कम इस बारे में अवेयरनेस तो दें कि इसका मामला है क्या, होता कैसे है, सिम्टम्स क्या हैं, उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, एहतियात क्या करनी है। इस बारे में लोगों को कभी नहीं बताया गया। जिस तरह डेंगू आया था ना, लोगों को आज आप बच्चे से पूछें, उनको पता होगा कि डेंगू से हमने किस तरह बचना है। तो इसलिए जब ये आपका कोरोना आया, उस वक्त क्या अवेयरनेस कैंपेन्स चली, लोगों को आज भी पता है कि हमने किस तरह अपना बचाव करना है। मेरे ख्याल में इस तरह की जो डिजीज़ आती हैं, इनका लोगों को अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी होता है। और इस जो हिसाब की जो खबर है, इसमें एक और बड़ा अलमिया है कि आपके पास सेपरेट वार्ड ही नहीं है। आपने उनको, जो पेशेंट्स हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको आपने उन्हीं एमरजेंसी में रखा हुआ है, उन्हीं पेशेंट्स के साथ जिनको एमरजेंसी में तो कोई भी किसी किस्म का पेशेंट भी आ सकता है, हादसा का शिकार है, क्रिटिकल है, और जो पहले से मुतासर होकर इमरजेंसी में बंदा आ रहा है, तो वो तो पहले रिस्क पे है, उसको मजीद कोई देखें वहां पे लोग फिर रहे हैं ना, आप उसको सेपरेट करें। जिस तरह कोरोना में था कि आप उसको सेपरेट कर रहे थे, इसी तरह मेरे ख्याल में इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनको सेपरेट करें। बहुत बने हुए हैं अस्पताल में, हर जगह पे है। अगर ये चीज आ गई है और उसके बढ़ने का भी खतरा है और आपके कि इसकी तस्दीक भी हो और गई ऐसा भी नहीं कि आपके पास अस्पतालों में स्पेस नहीं है, इतने बड़े अस्पताल हैं, कोई एक वार्ड मुख्तस कर दें इसी नाम से कि अगर कोई पेशेंट मंकी पॉक्स के हैं तो उनके लिए यही जगह मुख्तस देखें, वो मुख्तस कर दें, फिर साथ में डॉक्टर्स की टीम मुख्तस कर दें कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये सिर्फ इसी जगह पे जहाँ पे अपने फराइज अंजाम देंगे। और देखिए, जो डॉक्टर है जो इलाज मुआवजा करने वाला है, उन्होंने भी अपनी एहतियात के साथ उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। तो मेरे ख्याल में इन दोनों चीज़ों को मिलाकर अगर महकमा सेहत हमारा या हुकूमत पंजाब इस चीज़ को संजीदा ले कि ये मामला अगर खुदा न खास्ता बढ़ सकता है, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को अभी से नोटिस लेते हुए इन चीज़ों को कर लेना चाहिए। डॉक्टर्स की टीम अलहदा बना दें, लोगों को पेशेंट्स के लिए वार्ड अलहदा कर दें और लोगों को बताएं, हाँ, लोगों को बताएं कि क्या है और बचना किस तरह है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, लाहौर जो है वो एक पैटर्न सेट करता है और एक मिसाल बना के बाकी शहर, दीगर अजला जो है वो उसको एक रोल मॉडल लेते हैं। अगर लाहौर के अंदर ये अभी तक ये लोग सीरियस नहीं है, अलर्ट नहीं है, इन्होंने कोई पैटर्न नहीं बनाया, इन्होंने कोई SOP नहीं बनाया जिस तरह डेंगू और बाकी बीमारियों में बनाया गया है, तो मुझे बताएं लाहौर शहर के अलावा पंजाब के बाकी अजला में क्या हाल होगा। वहाँ तो अवेयरनेस नाम की बात क्या है, वहाँ तो सब मिक्स मैच ही फिर रहे होंगे और किसी को ये भी अंदाज़ा नहीं होगा कि यार इस पे ये शक किया जा सकता है कि ये मंकी पॉक्स का भी कोई पेशेंट हो सकता है। पाकिस्तान में वैसे भी आपको पता है डायग्नोसिस बहुत वीक है। हमारे डॉक्टर्स माजरत के साथ कुछ बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस पे या यकीन नहीं रखते या उनकी एफर्ट नहीं होती कि हम कुछ डॉक्टर्स के साथ साथ ना, माजरत के साथ लोग भी कोशिश नहीं करते हैं कि अगर कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं तो फौरी तौर पर टेस्ट करा लें। अच्छा, फिर डायग्नोसिस पे भी बहुत सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकली जो आपको इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ता है कि डायग्नोसिस करते करते बहुत सारे उनके ऊपर क्या टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं। आपको याद होगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कसूर वाले वाक़ये में जब बच्चों को ओवरडोज एंटीबायोटिक्स दी गई और एक के बाद दूसरी जनरेशन, दूसरी के बाद तीसरी जनरेशन लगा दी गई फौरी तौर पे, तो कितनी ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डेथ हो गई थी। तो ये चीज़ें सामने आती हैं कि आप
क्लियर ही नहीं होते, आपके कॉन्सेप्ट आइडियाज़ क्लियर ही नहीं होते कि फौरी तौर पे हमने करना क्या है। फिर सिपाही साहब ने बहुत अच्छी बात किया कि इमरजेंसी में तो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। आप वहीं जाके एक क्रिटिकल और जो वबाई बीमारी वाले बंदे को लिटा देंगे जाके, उसने तो सबको डैमेज कर देना है। और इम्यूनिटी चूंकि लो होती है तो वो इस चीज़ को रेजिस्ट ही नहीं कर पाते। अब ये चीज़ फिर डबल ट्रिपल होकर फैलना शुरू हो जाती है। बहुत अच्छी बात है कि हम अभी आप अवेयरनेस दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं चैनल के ज़रिए लोगों को बता रहे हैं, लेकिन ये हाई रेटेड टाइम है कि आप अभी से इसका कुछ ना कुछ करें। अगर ये वबा फैल गई और वबाई सूरत इख्तियार कर गई, खुदा ना खास्ता, खतरनाक भी बहुत खतरनाक है, एक दूसरे तो हमारे से कंट्रोल से बाहर बिल्कुल आपने सही कहा जी, फिर कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा। चलें जी, खबर की तरफ आ रहे हैं जी। आज की खबर है एलसीसी ग्राउंड ओवल ग्राउंड जैसी बनेगी, चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। दुर्नायाब। अच्छा जी, ये बहुत अच्छी बात है। पीसीबी हमें ख्वाब तो बहुत अच्छे दिखाती है और अल्लाह करे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है कि पूरे भी होंगे। देखिए, ओवल ग्राउंड एक खुसूसी हैसियत और एक अपनी इंफरादी हैसियत का मालिक जी। अगर आपने डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर ओवल ग्राउंड के तर्ज पे उसको डिज़ाइन किया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मोहसिन साहब के रहते हुए बतौर चेयरमैन पीसीबी वो तो इम्प्लीमेंट करा देंगे। ठीक है जी। अब नीचे वाले उसको किस तरह परफॉर्म करते हैं, किस तरह उसको सीरियसनेस लेके जाते हैं, किस तरह होती है, क्योंकि क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले, क्रिकेट खेलने वाले उस ओवल ग्राउंड की अहमियत भी समझते हैं, बिल्कुल उसके आर्किटेक्चर को भी समझते हैं, उसकी खूबसूरती को भी, ओवल के तर्ज पे क्यों कहा जाता है, वो सारी चीज़ें समझते हैं। अब ये एक बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है और इससे पहले कज़ाफ़ी की जो अपग्रेडेशन की गई, उसको मॉडिफाई किया गया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड किया गया और वो बहुत खूबसूरत एक जो है आपका नमूना बन गया है। इसके साथ आप एलसीसी ग्राउंड पर जिस तरह अपग्रेडेशन करने की बात जा रहे हैं, तो होना फिर यही चाहिए कि वो फिर ओवल की तरह आपको लुक दे। हाँ, बिल्कुल। और वहीं पे जिस तरह बैठ के जिस तरह आप इंजॉय करते हुए बाहर के मुल्कों में लोगों को देखते हैं कि नज़ारा क्लियर आ रहा होता है, क्योंकि उसका विजन ही एक्चुअली उसके इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर के साथ जो प्ले ग्राउंड और पिच का विजन है ना, वो उससे बड़ा मैच करता है। तो ये चीज़ अगर बनेगी तो मुझे उम्मीद है कि लाहौरिये जो हैं वो क्रिकेट की तरफ वापस आएंगे। हम दूर क्यों हुए? एक तो हमसाया ममालिक की दहशतगर्दी की सारी बातें वो हमें ले डूबी, उसके बाद प्रोपोगंडा उल्टा हमारे साथ कि हम विक्टिम थे और हमारे खिलाफ ही प्रोपोगंडा किया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट दूर किया गया। अब इतने साल की मेहनत के बाद जब मोहसिन साहब और उनकी टीम इतनी एफर्ट करके इंटरनेशनल टीमों को वापस ला रही हैं, उनको प्लेयर्स को वापस ला रही हैं, और आपको इंटरनेशनली पता है कि हमसाया ममालिक की जो लीग्स हैं उनको छोड़ के कितनी तेज़ी के साथ इंटरनेशनल प्लेयर दूसरी लीग्स की तरफ रागिब हो रहे हैं, दुबई लीग्स की तरफ रागिब हो रहे हैं, पाकिस्तान की लीग की तरफ रागिब हो रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारे एक प्रोजेक्शन और हमारे एक पॉजिटिव रवैये की वजह से एतमाद बहाल करना पड़ता है और वो बड़े अच्छे तरीके से किया गया। देखें, क्रिकेट की बहाली बड़े सालों से चल रही थी, लेकिन अभी मौजूदा सिनेरियो में आपने देखा होगा कि अभी श्रीलंकन टीम का जब मामला था वो विजिट पे थी और उस वक्त एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद पूरी दुनिया में जो मुखालफत है हमारी क्रिकेट पर, वो बिलखसूस हमसाया मुल्क की तरफ से किस तरह उसको उछाला गया। लेकिन ये क्रेडिट भी आपकी मौजूदा गवर्नमेंट को और मौजूदा चेयरमैन पीसीबी को जाता है कि श्रीलंकन टीम कोई आज से कई साल पहले जब क्रिकेट बंद हुई थी तो यही टीम थी लिबर्टी में जिन पे हमला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो खेलने आए और खेल के दौरान फिर एक इस तरह का वाक़या हो जाना और फिर खेल के पूरी सीरीज़ मुकम्मल करके जाना, ये बड़ा मैटर करता है। आपको याद होगा कि हमारे मोहसिन साहब ने ऐवान में भी खड़े होकर कहा था कि इसमें आर्मी चीफ ने भी किरदार अदा किया है कि हम सिक्योरिटी देंगे और आपको महफूज करेंगे। बेसिकली ये क्रिकेट टीम को रोकना ये वो नहीं, ये पाकिस्तान का इमेज था कि आपके पूरी दुनिया में जो एक दहशतगर्द के तौर पर खुदा न खासा इमेज पेश करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये सारी काविशें थी कि नहीं, हम पुरअमन मुल्क हैं, हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला मुल्क हैं, ये की गई। अब बात आ जाती है कि ओवल ग्राउंड के किस तरह बनाया जाएगा। एक तारीखी हैसियत है इस नाम को, और दुरे ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर क्रिकेट के शायकीन और जो क्रिकेट के थोड़ा बहुत भी जो लगाव रखते हैं वो इस नाम से वाकिफ़ हैं कि वो किस तरह बनेगा। अच्छा, हमारे यहाँ आपको शुरू में जब चेयरमैन पीसीबी ने संभाला इक़्तिदार, उस वक्त मोहसिन साहब ने एक बात की थी कि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के वो स्टेडियम्स ही नहीं हैं जहाँ पर लोग आएँ। और आज अगर हम क्रिकेट टीम्स को वापस लाने में कामयाब हो गए और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर हम लोग स्टेडियम और ये ग्राउंड्स बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप देखिएगा आने वाला कल जो है वो क्रिकेट के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल में शायकीन क्रिकेट के लिए, बाकी प्लेयर्स के लिए, जो अभी होनहार जो हमारे नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं,
अभी मैं टीवी पर देख रहा था कि हमारी अंडर 19 टीम शायद सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो ये सारी आहिस्ता आहिस्ता अगर क्रिकेट की बहाली है तो ये मेरे ख्याल में छोटी छोटी खुशखबरियां हैं बिल्कुल, जिनकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। इसके पीछे एक एफर्ट है। अभी आप PSL का जिक्र कर रहे हैं, पहले लंदन में रोड शो हुआ, फिर अमेरिका में हुआ। ये सारी चीजें करने का मकसद क्या है कि आप अपनी जो लीग है जिसको पाकिस्तान सुपर लीग का नाम दिया गया है, और साथ में हमेशा कहा जाता है कि IPL जो है वो डोमिनेट रहती है। आज देखें कि आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि IPL में लोग जाने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े नाम जो हैं IPL में नहीं गए। ऐसे इसका क्या वजह है? अगर वो PSL में आ जाते हैं तो फिर आपकी कामयाबी है ना। बेशक, इसलिए मेरे ख्याल में इन काविशों को सराहना चाहिए और अपनी गवर्नमेंट के साथ हमें खड़े होना। बिल्कुल, मैं इसमें एडअप ये भी करूंगा कि ना सिर्फ लाहौरियों के लिए खुशखबरी है बल्कि इस्लामाबाद के बासियों के लिए भी खुशखबरी है कि इस्लामाबाद में नया क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और कश्मीर के बासियों के लिए खुशखबरी है कि PSL मुजफ्फराबाद के ग्राउंड में भी होगा। जबरदस्त। अच्छा, खुशखबरियों में सिलसिले में लामतनाही है ना, अगर बात करना चाहूँ क्रिकेट की। लेकिन सिपरा साहब की बात फिर मैं बात करके एंड करूंगा कि अगर आप अच्छे क्रिकेट के साथ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों को फैसिलिटेट तो करेंगे, लोग आएंगे, लोग आएंगे एट एनी कॉस्ट आएंगे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा जी। हम ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे जी अगली खबर की तरफ। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सोलर सारिफीन के लिए बुरी खबर है जी। एक्सपोर्ट टैरिफ 27 रुपए फी यूनिट लागू करने पर काम शुरू कर दिया गया है। क्या किया जा रही है शायद से देखिए, ये सार्फिन के लिए बहुत ज्यादा ही बुरी खबर है। जिन लोगों ने सोलर सिस्टम लगवा रखा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बड़ी देर से इस चीज़ पर काम कर रही थी और बिलखसूस हमारे मौजूदा विफाकी वजीर पावर डिवीजन सरदार अवैस खान लकारी, उनकी जानिब से काम किया जा रहा था। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर जो बोझ पड़ रहा था, जो हुकूमत पाकिस्तान पर बोझ पड़ रहा था सोलर सिस्टम जनरेशन से, वो उनके बर्दाश्त से बाहर होता गया। आसानी नहीं थी। नहीं, उनके लिए आसानी नहीं थी। मैं बोझ था। मैं किस तरह बताता हूँ। एक तो क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि 2016 में वो विफाकी वजीर पावर डिवीजन थे जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। अब इसको अगर ख़त्म किया जा रहा है, इसकी रेगुलेशंस को, और नया एक निज़ाम लाया जा रहा है, तो ये क्रेडिट भी मौजूदा विफाकी वजीर को ही जाता है। बोझ किस तरह है? मैं पहले दूरे से भी बात कर रहा था। बोझ इस तरह है कि हर वो सारी जो बिल दे रहा था, जो भारी भरकम बिल अदा कर सकता था, उसने सोलर लगवा लिया। ऐसे ही। और जो बिल अदा नहीं कर सकता और जो सोलर भी नहीं लगवा सकता, वो अब बिल देने के काबिल ही नहीं है। अब लोग देखें, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा तो बाकी चीज़ें चलेंगी, आपके जनरेशन के मामला चलेंगे, बाकी सारे। यहाँ क्या हुआ कि बड़े बड़े सार्फिन जो बिल अदा कर रहे थे वो निकल गए। छोटा सारिफ जो बिल अदा ही नहीं कर सकता, सारा बोझ उस पर पड़ गया। तो अल्टीमेटली ये तो वो जितनी बिजली इस्तेमाल नहीं, जितनी बिजली इस्तेमाल, देखना आपने कैपेसिटी पेमेंट्स भी तो करनी है। आपने जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं उसकी बुनियाद पर कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है। तो वो हमारा कसूर है। देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कसूर है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब आ जाते हैं कि ये अब नेट बिलिंग जो लाना चाह रहे हैं, जिस पर होगा क्या इसके तहत होगा ये कि इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपको यूनिट के साथ यूनिट ख़त्म किया जा रहा है। मैं मिसाल एक दे देता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगी, लोगों को भी आ जाएगी। 1000 यूनिट फॉर एग्जांपल आपने लेस्को से या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से आपने इंपोर्ट किया उनके सिस्टम से, और 1000 यूनिट ही आपने अपने सोलर सिस्टम से जनरेट करके एक्सपोर्ट कर दिया है। जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है जिसको नेट मीटरिंग कहते हैं, इसके तहत वो 1000 के साथ 1000 पूरा हो गए, आपका बिल जीरो हो गया। ये ठीक हो गया। अगर आपकी इजाफी जनरेशन है तो वो आपको मिल जाएगा, पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या होगा? अब 1000 यूनिट आपने इंपोर्ट किया, उस पर आपका कौमी टैरिफ लगेगा। 1000 यूनिट पर कौमी टैरिफ क्या टैक्सेस के साथ तकरीबन 65 या 70 के करीब वो बनता है। मैं मिसाल ले लेते हैं कि 70,000 बन गया उसका। अच्छा, इसके बाद आपने 1000 यूनिट एक्सपोर्ट किया, वो आपको 27 रुपए के साथ लगा, वो 27,000 बन गया। वो 70 बन गया, ये 27, 70 में से 27 माइनस करेंगे, 43,000 रुपया पेएबल होगा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। ये अब नया फार्मूला जो लाया जा रहा है इसके तहत होगा। अब मुझे बताएं कि वो फिर सोलर सिस्टम जिन्होंने लगवाया, जिन्होंने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की, अरबों की इन्वेस्टमेंट है पूरे पाकिस्तान में, ऐसे ही है, वो क्या करेंगे? वो कहाँ पे ठहरेंगे? इसलिए ये इस गवर्नमेंट इसको करना बहुत देर से चाह रही थी। बड़ी दफ़ा इस पर रेजिस्टेंस आई, प्राइम मिनिस्टर तक बात गई, इवन के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इसको डिले किया, लेकिन अब नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर काम शुरू कर दिया है और अपने स्टेक होल्डर से 30 रोज़ में अगर किसी को एतराज़ात हैं तो एतराज़ात जमा करवाने के हवाले से उन्होंने कह दिया है। इसका क्या मतलब है कि अब एतराज़ात जमा होंगे, उसके बाद फर्दर हेयरिंग्स होंगी और अल्टीमेटली
उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि विफाकी हुकूमत चाहती यही है कि हम इसको इस तरफ लेकर आएँ। जब ये अगर आ जाता है फार्मूला, उसके बाद आपकी नेट मीटरिंग, आपके सोलर ख़त्म हो जाएगा, एक ही आपके पास हल रह जाएगा, हाइब्रिड सिस्टम। कि आप लेस्को के सिस्टम से मीटर नहीं लगवाएंगे, आप बैटरीज पे चले जाएंगे, छत पे लगाएंगे आप सिस्टम, नीचे तो बैटरी लगाएंगे और खुद ही आप जनरेटर और खुद ही आप उसके बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे, ये फ़ायदा होगा। अदरवाइज नेट मीटरिंग के साथ फिर आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। अच्छा, एक और बात, आखिरी बात इसमें, कि ये अभी जो कंज्यूमर जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है उन पर लागू नहीं होगा नया। ठीक है। मतलब ये जब तक प्रोसेस चल रहा है, इस दौरान अगर कोई सारिफ अपना सोलर सिस्टम लगवा कर लेस्को के साथ किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो आइंदा 7 साल के लिए वो पुरानी नेट मीटरिंग पे ही रहेगा। ठीक है। लेकिन जब रिन्यू की बारी आएगी तो फिर उनको नया निज़ाम जो है उस पर लागू कर दिया जाएगा उन पर। तो ये मेरे ख्याल में अगर कोई लगवाना चाह रहा है, अगर कोई लगवाना चाह रहा है तो ये भी महीना 2 है, इसके दौरान लगवा के कॉन्ट्रैक्ट कर ले, अदरवाइज फिर लेकिन कोई पता नहीं, कोई नई पॉलिसी आ जाए। मैंने भी प्रोग्राम से पहले सिप्रा साहब से यही समझा, वेटिंग रूम में बैठे हम डिस्कशन कर रहे थे कि एक्चुअली क्या है, तो बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने ये बात की और सिप्रा साहब की ही खबर है और इनकी एक्सपर्टीज के बाद तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। अगर मैं कोई बात करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक इखलाक की बात करूंगा कि एक तो आप बिजली महंगी दे रहे हैं, अब आप मजबूर कर रहे हैं, सही बात कि नहीं तो वो महंगी लोग है। सही बात। अब ये मुझे ना थोड़ी मंतक समझ नहीं आ रही कि जाबराना मंतक क्यों है। ये तो और पिस्तौल तान के आपको आ जा रहा है, पैसा भी लगाओ और आप ये भी पॉलिसी की बात करती हैं, इसमें तो कल को कोई भी आके कुछ भी कर लेगा तो कोई आपको पूछने वाला नहीं। बाहर के मुल्कों में कानून बनता है, कानून पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट में वो कानून डिस्कशन के लिए दोबारा जाता है जी। और वो उड़ भी जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो कानून बना के डिस्कशन में चला जाता है वो हो जाता है। अब बात सिप्रा साहब ने बिल्कुल ठीक किया कि ये तो अल्टीमेट होना है और कर देना है। तो बेहतर है कि जिन लोगों ने ये फैसला कर रखा है, हमारे जैसे लोग जो भी सोलर पर नहीं है, तो वो टाइमली इनको एग्जीक्यूट कर लें। उसके बाद तो मुश्किल ही है। और मुझे भी ये लगता है कि हो सकता है 7 साल बाद सिप्रा साहब कह रहे हैं कि इसको नए सिस्टम पे आपको कन्वर्ट किया जाएगा। मुझे लगता है 7 साल बाद इन्होंने वैसे सोलर खत्म कर देना है। सही बात है। जिस तरफ ये हमें लेके जा रहे हैं कि सोलर होगा ही नहीं। हाँ, इस मुल्क में सिर्फ महंगी बिजली होगी और बस महंगी बिजली आपको बिल्कुल ऐसे ही है जी। वेलकम बैक। खबर यह है कि नाके सेफ सिटी अथॉरिटीज के कैमरों की हदूद में कायम होंगे। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी चेकिंग के अमल की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी। ओवरलोड और अनफिट गाड़ियों की इन कैमरा चेकिंग होगी। दुरे नायाब। अच्छा जी, ये प्रोसीजर तो बहुत अच्छा है और इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन अगर 100% होती है मुश्किल है करने को, कुछ हर्ज नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अगर देखा जाए इस गवर्नमेंट में नामुमकिन मुमकिन भी बना रही है। अगर मैं कुछ कोई बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के कोई तजिया करूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं और हम समझते थे कि ये नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल है, लेकिन हुई। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कुछ चीज़ों पे हम ये समझते थे कि गवर्नमेंट अपने स्टांस पे कायम नहीं रहेगी, लेकिन वो रही। बिल्कुल ऐसे। कुछ चीज़ों पे तजावजात वाले मैटर्स पे और इस तरह के मैटर्स पे बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, तो उस पर उन्होंने काम कर दिखाया। अगर अब ये चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़्म को, ओवरलोडिंग के मैकेनिज़्म को, एक्सल लोड की जो खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं उनके मैकेनिज़्म को ये मॉनिटर करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कई जगह ऐसी मिसालें भी देखी हैं कि अगर कोई आपका वाकफ़ निकल आता है ना, फ़र्ज़ करने को वो चालान कर रहा है, लेकिन वो कहता है जी अब मैं मजबूर हूँ क्योंकि ऊपर कैमरे सेफ सिटी के देख रहे हैं। बिल्कुल। अब आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, जहाँ मैं इतने का चालान कर रहा था तो मैं अब इतने का कर देता, मैं ये रियायत आपके साथ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब वॉच में आ गया। अच्छा, ये डर और खौफ जो है ना, ये वैसे ही बतौर मुस्लिम तो हमें होना चाहिए ना कि अल्लाह देख रहा है, लेकिन अब इस कौम को इसके अलावा दरमियान में भी एक डर की जरूरत है। बिल्कुल सही। हम उससे आगे निकल चुके हैं, तो वो दरमियान वाला डर पैदा करने के लिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। इसके फ्रूट्स मिलेंगे और इसका रिजल्ट मिलने के बाद इसको बाकी जो सेफ सिटीज़ हैं आपकी उसके अंदर भी रेप्लिका किया जा सकेगा। बिल्कुल। लाहौर में अगर कोई मॉडल कामयाब होता है तो मैं इस चीज़ को हमेशा कहता हूँ कि उसको बाकी इजला में भी फैलाया जाए, उसको मिसाल बना दिया जाए, उसके अच्छे रिजल्ट्स जब आते हैं। और जिस तरह इन्होंने लाहौर के वासा, लाहौर के PHS को बाकी पंजाब के ज़िलों में रेप्लिकेट करना शुरू किया है, इसी तरह बाकी जगहों पर सारी चीज़ें रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो हर कामयाब मॉडल को लाहौर में कामयाब बनाकर यहाँ से शिफ्ट करना बहुत अच्छी चीज़ है। शायद से प्रसाद देखिए, बेसिकली ये एहतसाब हो रहा है आपकी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का। एग्जैक्टली। कि आप उनको जहाँ पे नाका लगाएंगे, जहाँ पर चेकिंग करेंगे, उस पे एक कैमरा फोकस होगा। बाज़ औक़ात होता है ना, प्रोटेस्ट हो रहा होता है, पुलिस लाठीचार्ज करना चाह रही है, आंसू गैस फेंकना चाह रही है, और कैमरे देख के वो बड़ा होता है उनको कि कैमरों पे हम लोग आ जाएंगे, और वो उस तरह का इकदाम नहीं करती जिसकी वजह से वो उनका जो पॉजिटिव चीज़ होती है वो स्क्रीन पे आके नेगेटिव हो जाए और उनके गले पड़ जाए। तो इसी तरह होगा
कि आप पे जब कैमरा फोकस होगा, किसी जगह पे नाका लगा होगा, आप इनकी चेकिंग कर रहे हैं, बाकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और आप जो अथॉरिटी के ऑफिसर्स हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। जो एक करप्शन का आंसर है, जो ये आम तौर पर तासुर हमारे यहाँ पाया जाता है और एग्जिस्ट भी करता है, रियलिटी भी है कि पैसे देकर अपनी चीज़ों की क्लियरेंस ले लेना, या दफातर जाने की बजाय पैसे भिजवा कर और सारा कुछ वहीं से बैठ के, एक फिटनेस सर्टिफिकेट ही है ना, कागज का टुकड़ा ही है, लेकिन उस टुकड़े की अहमियत कितनी है आपके मौजूदा माहौलियाती आलूदगी के मामले में, या जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के मामला चल रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ें जो एग्जिस्ट कर रही हैं, हमें किस तरह चलना है। मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट अगर इस तरह के इकदाम उठाएगी तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका एतमाद भी बहाल होगा और इन्हीं अथॉरिटीज पर बहाल होगा। एक तरफ तो उन पर एहतसाब है, उन पर कैमरा आ गया, दूसरा जो चेक करवाने वाला है, जिसकी गाड़ी को चेक किया जा रहा है, उसको भी एतमाद होगा कि भाई मेरी जो गाड़ी चेक की जा रही है, इसका एक तीसरी ताकत जो है वो भी इसको देख रही है। बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल में इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं वो लोगों के लिए सूदमंद साबित होंगी, हमारे माहौल के लिए भी सूदमंद साबित। और अगर वो तीसरी ताकत इनके साथ फील्ड वालों से मिल जाए तो फिर कुछ हो सकता है, जो अमूमन होता है, जिसके रोशन इम्कानात हो सकते हैं। ये हो भी सकता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। मजदूरों के लिए फ्लैट्स की कुरानंदाजी, सीएम साहिबा की जानिब से इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया है। अच्छी चीज़ है, एक सिलसिला शुरू हुआ, अपना घर अपनी छत, उसको आगे अब लेके चल रहे हैं, जिसमें मजदूरों को भी ऐड किया गया है। हम ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद आते हैं इस खबर की तरफ। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, सीएम साहिबा की जानिब से मजदूरों के लिए फ्लैट्स की कुरानंदाजी की तकरीब, शायद सिपरा साहब। सबसे अच्छी बात पता क्या है इस पूरी खबर में, कि स्पेशल जो लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, बगैर कुरानंदाजी सीएम साहिबा ने कहा कि इनको फ्लैट दे दे। जबरदस्त। मेरे ख्याल में इस खबर का इस पे खत्म हो जाती है बात, ये बड़ी अच्छी बात है कि स्पेशल अगर कोई फैमिली थी उन्होंने किया और आपने उसको दे दिया। अब कुरानंदाजी में भी शामिल, कुरानंदाजी में भी नहीं शामिल, उन्होंने कहा इनको दे दें। ग्रेट। अब दूसरी बात यह है कि मजदूर तबका, आपने खुद जिक्र किया कि पहले घर आया, अपना घर अपनी छत, इस तरह के प्रोजेक्ट्स देखें। आज अपना घर बनाना या अपनी छत होना ये बहुत बड़ी बात होती है, और बिलखसूस मौजूदा हालात में जब महंगाई का रोना है, आपके अशिया खुरोनोश देख लें, सब्जियां, फल, इवन हर चीज़, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इस वक्त मजदूर तबका पिस रहा है, चूंकि आपकी डेवलपमेंट के काम उस तरह नहीं हो रहे। जी ऐसे जो लोग अपना काम करवाना चाह रहे थे उसकी शरह में कमी हुई है। उसकी क्या वजह है कि आपको शराहों पे आज भी बहुत बड़ी तादाद में मजदूर बैठा नजर आता है, और ये सारा परदेसी है जो अपने घर बार छोड़कर यहाँ पे आए हुए हैं अपनी मेहनत मजदूरी के लिए। मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट ने अब से ही फोकस किया है कि ये वो लोग हैं जो बेसिकली डिजर्व करते हैं कि इनको अपनी छत मिलनी चाहिए। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाएंगी। आपका सियासत से तो कोई नहीं है, लेकिन आप दुआएं इतनी मिलेंगी तो शायद उसका फायदा आपको हो जाएगा। बेशक बेशक। दुर्नाया आप जी बिल्कुल, ये पहले भी जो लेबर कॉलोनीज बनाई गई और जो लेबर फ्लैट्स, और उस पर भी थोड़ी फोकस करने की ज़रूरत है, वो भी बहुत ज़्यादा अब अबंडेंट हो चुके हैं। आप नए तो दे ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको तो बहुत अच्छी तरीके से शायद सबने समअप किया है। लेकिन जो पुरानी हैं लेबर कॉलोनीज, लेबर फ्लैट्स, लेबर अपार्टमेंट्स, उधर तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। उधर तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब वो रेनोवेशन के लिए आप मामूली कर्जे ही दे दें, उनकी इस्तात के मुताबिक। जो वहाँ पे मजदूर फैमिलियाँ, जो भी वहाँ पे तबके रहते हैं, उनको थोड़े बहुत आप आसान किस्तों पे कर्जे दें ताकि वो अपने घरों को रेनोवेट कर लें। मेरे लाहौर में शिफ्ट होने से पहले और सिपरा साहब के शिफ्ट होने से पहले भी शायद वो अपार्टमेंट्स और लेबर फ्लैट्स कायम हो, उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। सही। आप जब नया किसी को अकोमोडेट करते हैं तो पुराने वाले जरूर आपका मुंह देखते हैं और वो तरसी निगाहों से देख रहे हैं कि शायद अब हमारी तरफ भी कुछ सोचे, कुछ समझे, तो उनको भी फैसिलिटेट उसी तर्ज पे कर देना चाहिए। मजदूर के हालात 10-15 सालों में इतने अच्छे नहीं हुए कि वो जाके अपने को नया अपार्टमेंट या फ्लैट बना लेगा। वो मजदूर था बेचारा, और उसकी आगे अनफॉर्चुनेट सिस्टम ऐसा है कि शायद उसकी औलाद भी आगे मजदूरी की डगर पे चल रही हो, को बहुत ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद उनको नहीं होती जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस ना हो, किसी को स्कॉलरशिप ना मिल जाए, कोई टॉप ना कर ले। तो उनके लिए भी बहबूद, जो उनकी बहबूद के काम है वो भी करना चाहिए, लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। ये भी उनके से रिक्वेस्ट है कि जहाँ इतनी मेहरबानी शफकत फरमाई है वज़ीर आला ने कि स्पेशल फैमिलीज को तो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके कह दिया कि खत्म, ये तो कोई कुरानी ताल्लुक नहीं है ना, इनको तो रियल टाइम प्रायोरिटी दी जाए। आप बाहर के मुल्क जाते हैं, कहीं भी ट्रैवल करते हैं, हमने देखे होते हैं प्रायोरिटी सीट्स हैं,
उसमें मजदूर और कोई Parking जी, ऐसे- पार्किंग इवन के ऐसे- प्रायोरिटीज हाँ हैं, जी। तो हमें तो रियल टाइम प्रायोरिटीज की तरफ जाना चाहिए। अच्छी बात है और सही बात है कि इसमें अगर खबर की सबसे मस्बत बात की जाए तो यही है बेशक। कि जो आपने स्पेशल पर्सन को एक्नॉलेज किया है। बिल्कुल जी, और इस पे सीएम साहिबा की इन काविशों को सराहना भी चाहिए। और इसके साथ साथ जिस तरफ दुर्रे नायाब ने इशारा किया जी, उस तरफ भी जरूर सीएम साहिबा को, और मेरे ख्याल से ये कोई इतनी चीज़ें जो है ना वो मुश्किल भी नहीं, अब बहुत ज़्यादा बजट की इस पर ज़रूरत भी नहीं होती, सिर्फ तवज्जो के साथ ही ये काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। 18 रोज में 20 लाख से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। 20 लाख ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत बड़ी तादाद है। शायद सिप्रा साहब देखें कानून पर अमल होता दिखाई दे रहा है ना आपको। हेलमेट तो अब हर किसी हेलमेट नहीं, अब आपको सीट बेल्ट, भी हर पैसेंजर किसी- सीट भी, yes, हर चीज हाँ, आपको ऐसे ही नजर है। आ रही है। स्पीड आपको कंट्रोल स्पीड नजर आ रही है। कंट्रोल हो रही है, आपके लाइन एंड लेन की जो वायलेशन है वो आपको बेहतर होती नजर आ रही है। सिग्नल पे आपको एंड लाइन लगते नजर आते ने, चस आ जाती वेग के। ये सारी चीजें क्यों है? बेसिकली कानून तो मौजूद था, उस पर अमल दरामद अमल करवाना दरामद मुश्किल। नहीं हो रहा था। आज सख्ती हुई, सोशल मीडिया पे आवाज भी बुलंद हुई, मुखालफत में भी हुई, तनकीद भी हुई, होनी भी चाहिए, करते भी रहे हैं। देखें महंगाई है ना, उसकी वजह से जब किसी, मैं ये कहता हूं कि मैं अगर कानून पर अमल दरामद कर रहा हूं तो मुझे क्यों कोई 5,000 का चलान जाहिर बात करेगा? है, फिर आप मेरी गाड़ी को क्यों कोई टिकट लगाएगा? अगर मैंने सीट बेल्ट लगाया, मैं उसकी जो आपके ट्रैफिक रूल्स हैं उनकी उसकी वायलेशन पासदारी नहीं कर रहा, बिल्कुल। तो मुझे तो कोई नहीं कोई पकड़ेगा। डर खौफ ही नहीं। तो फिर मुझे क्यों होना चाहिए कि ये हो रहा है? मेरे ख्याल में उसका मुस्बत पहलू हम देखें तो हमारी ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी, बाकी मामला सारे जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम उसका दूसरे एक साइड मनफी पहलू की तरफ चले जाएं कि गरीब आवाम की जेबों पर बोझ डाला जा रहा है। बाद का मीम्स मैंने देखे कि पूरा कर्जा यहीं से उतारा जाना है, बिजली चली गई, पुरानी बात हो गई, अब ट्रैफिक चलान। तनकीद करना हर किसी का हक है। देखें ना, आप वोटर हैं, सपोर्टर हैं, यहाँ के वासी हैं, सारा पंजाब पूरे में ये मामला चल रहा है। मेरे गांव के मेन एंट्रेंस पे जो कैमरा लगा है वहां पे चलान हो रहे हैं। आप मुझे बताएं, यहाँ से 220-25 किलोमीटर दूर है वो, और वहां पर भी चलान हो रहे हैं। और लेफ्ट राइट पे कोई देहाती इलाका है, कोई शहरी आबादी नहीं है, मतलब 20-25 किलोमीटर दोनों अतराफ में, एक साइड पे गोजरा और एक साइड पे जंग, हम दरमियान में है, वहां पर हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये बिला तफरीक एक कार्रवाई हो रही है कि कानून जो बनाया गया है इस पर अमल दरामद होना है। हाँ, दूसरा पहलू अगर आपने देखना है, जो अब भी ट्रैफिक जाम होता है, जो अब भी ट्रैफिक में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं, ट्रैफिक वाले मामला तो दुरुस्त नहीं अब हाँ, अब सेफ सिटी कैमरास की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां ट्रैफिक जाम है वहां पर अब कॉल चले 15 की, वहां पे अब ट्रैफिक पुलिस की कॉल चले, और वहां का जो सेक्टर इंचार्ज है, जो इंस्पेक्टर है, जो ट्रैफिक वार्डन वहां पे खड़े हैं, जो उनके असिस्टेंट हैं, इनका एहतसाब हो कि भाई आपने कानून पर अमल दरामद तो करवा लिया, आपने वायलेशन पर चलान तो कर लिया। बहुत बड़ा इशू है ना, अभी तो शहर में कितने इशारे हैं जो खराब पड़े हैं, जो सही है उनको आप किसी टाइम फ्री करके, वार्डन जो है वो 3-4 बड़े पॉइंट्स ऐसे हैं। मुल्तान रोड पे आप देख ले, ये बहुत ज्यादा इशू है। ये अपने दफ्तर के पास देख ले, बहुत ज्यादा इशू है, समझ ही नहीं आती। अब आप वायलेशन कर रहे हैं, आपको चलान आ गया, कौन जिम्मेदार है? मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि चले वज़ीर आला का कैवल कैट तो एक हद तक है, ठीक है, उनके सिक्योरिटी भी थ्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की अफसरशाहियाँ भी हैं बाजू का, वो भी जीरो रूट लेना शुरू हुई हैं। अक्सर लोग आपने देखा GOR से निकले होंगे तो पूरा उन्होंने पीछे रेस को जिलानी पार्क की गेट के भी ट्रैफिक रोक देते हैं, अक्सर बंद होता है, और वहां से 3 गाड़ियां निकलती हैं, 2 गाड़ियां निकलती हैं, 1 गाड़ी निकलती है और न्याय पर पूरी चल ट्रैफिक स्टॉप। ये समझ नहीं आ रहा। देखिए ये सुबह कई दफा ये, सॉरी बात काट रहा हूँ, कई दफा ये रोड लगते हैं, ये रोड बेसिकली ब्लॉकेज होती है इस वजह से। ये तो फिर बहुत अफसोसनाक अमल है जी कि आप अगर यही करते रहेंगे, GOR से गाड़ियां निकलती रही हैं, वो वापस जा रही हैं, आप ट्रैफिक और फिर खुद मैनुअल कर देते हैं, इस हद यही तक तो खुद मैनुअल कर देते हैं, वहां पे भी मैनुअल करके खड़ा होकर तमाशा देखना शुरू कर देते हैं, जब तक वो VVIP मूवमेंट्स जो उनकी पीछे से कॉलें नहीं चली होती ना, निकल नहीं जाती ना, इशारों को दोबारा वो ऑपरेट नहीं करते, नहीं किया जाता। बिल्कुल ऐसे वज़ीर आला ने ट्रैफिक वार्डन के प्रमोशन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी है। 50% तरक्या सीनियरिटी, 50% पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप 100% सीनियरिटी जो है वो उस पर डिक्लेयर करके पहले से लोगों को प्रमोट कर देते तो अंदर जो एहतसाब का अमल है और जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाता था। अब बेहतर है कि वो जो लोग प्योर जो परफॉर्म कर रहे हैं 50% उनको पढ़ लें और 50% अब नई हायरिंग करें थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। बिल्कुल, मैं तो इस हक में हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा हायरिंग होनी ही नहीं चाहिए। पंजाब में किसी सूरत भी आपको इंटरव्यू बेस्ड, इमरजेंसी बेस्ड, कोई भी किसी किस्म की कोटा बेस्ड, किसी किस्म की इंटरव्यू पर नहीं होनी चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत चाहे आप उसका टेस्ट
आसान रखें। उसकी जो भी, जिस तरह भी मैं पढ़ रहा था कि नर्सों की क्वालिफिकेशन के मुताबिक उनका पब्लिक सर्विस कमीशन लेना है, हाँ जी। तो उनका सिलेबस के मुताबिक उनका टेस्ट आसान करके उस तरह करें, लेकिन एक स्ट्रक्चर बनाएं। अब हर हुकूमत आके बड़े पैमाने पे, आपको याद होगा पहले NTS बन गया था एक दौर में, ठीक है जी, वो नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो बनी थी उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, फिर उसको ख़त्म कर दिया, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन को बहाल कर दिया। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सीट, अकॉर्डिंग टू कैलिबर। उसमें टेस्ट में वेरिएशंस आनी चाहिए, इंटरव्यू में आसानियां वेरिएशन आनी चाहिए, लेकिन सिस्टम एक होना चाहिए रिक्रूटमेंट का। बिल्कुल, शायद से प्रसाद देखिए, ट्रैफिक वार्डन्स के लिए सर्विस स्ट्रक्चर बड़ा जरूरी था। बहुत सारे लोग जो भर्ती हुए आज भी वो आपके उसी बिल्कुल कह रहे हैं, बहुत सेम रैंक, बाल सफेद हो गए, उड़ गए, लेकिन प्रमोशन नहीं है। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, अभी एक नाम हम पढ़ रहे थे कि मैंने कहा ये भी अब इतने बड़े ओहदे पे चले गए हैं, मतलब ये हमारे सामने की बात, लेकिन वो पंजाब पुलिस के थे, वो पंजाब पुलिस के थे, ट्रैफिक के नहीं थे। इसलिए मेरे ख्याल में ये जब भर्ती 8, 9, 10 में हुई, जब ये ट्रैफिक वार्डन्स का आप नेटवर्क परवेज लाई साहब के दौर में आया, उस वक्त ये हमारे जो बहुत सारे क्लास फेलोज, हमारे बैचमेट्स जो थे, उन्होंने अप्लाई किया और वो लोग इस वक्त ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आज भी वो ट्रैफिक वार्डन है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्विस स्ट्रक्चर बड़ी अहमियत का हामिल होता है और ये ऑक्सीजन होती है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। उनको पता है कि 4 साल 5 साल के बाद तो क्या 4-5 साल का 8-10 साल के बाद हमारी प्रमोशन आ जाएगी, हमें रैंक लगेगा। रैंक के साथ देखें, एक रैंक लगेगा और खुशी अपनी जगह पे, मराहत बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो फिर वो नौकरी करने का मजा ही कुछ और होता है। तो मेरे ख्याल में अभी चलो आ गई, अब मौजूदा गवर्नमेंट आ गई इस चीज़ पे, तो सर्विस स्ट्रक्चर अगर बनाना चाह रही है या बन गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ट्रैफिक वार्डन्स के लिए बड़ा अच्छा जो डिसीजन है कि उनका मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो जाए। इसमें परफॉर्मेंस भी देखी जाती है कि एग्जैक्टली देखी जाती है जी, ACRs हैं, परफॉर्मेंस है, आपकी कारकर्दगी है, ये भी देखा जाता है कि आपको कितनी बार सस्पेंड किया गया, आपको कितनी बार इंक्वायरियाँ, कितनी बार शोकास, कितनी बार आपको अर्दल रूम फेस करने पड़े, वो सारी चीज़ें पूरी फाइल में होती है और पूरी प्रोफाइल को देखते हुए फिर ही चीज़ें आगे चलती हैं। इसमें देखें, ये बहुत अच्छी बात है। प्रमोशन स्ट्रक्चर बनने के बाद, उनकी प्रोफाइल चेक करने के बाद, अब वार्डन्स को कम से कम इस चीज़ की थोड़ी शर्म या होगी कि यार हमारी सर्विस आगे प्रमोट होनी है, तो अब हम जरा अपना डेकोरम, अपना रवैया, अपने एथिक्स को बेहतर कर लें। बिल्कुल सही। और अगर किसी की शिकायत इस बुनियाद पे आती है कि वो शहरियों से बदतमीजी करते हैं, अपने पर्सनल ईगो के मसले बना लेते हैं, या बहुत सारी चीज़ें मिस हैंडल करते हैं, हाथ उठाते हैं, मारा मारी करते हैं, जो भी होता है वो फिर एक चीज़ को काउंटेबिलिटी में आना चाहिए। फिर उनको आपको खुद ब खुद उन चीज़ों का ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं होना चाहिए। इससे परफॉर्मेंस जरूर बेहतर होगी अगर इन चीज़ों पर अमल दरामद होगा। तो थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने भी चलना है जी एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हेडलाइंस होंगी और फिर से हम प्रोग्राम में हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।